हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि एनसीईआरटी रीड करेंगे एंड इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। एक बार समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 2। यहाँ तक मैं क्या समझा दूंगा आपको, ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन से क्या होता है एंड इसे बॉन्ड करने से क्या होता है। एंड मैं जो भी केमिकल इक्वेशंस है वो बता दूंगा, है ना। केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते वो बता दूंगा, बैलेंसिंग करना बता दूंगा, एंड जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं वो मैं बता दूंगा। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो बता दूंगा, कोरोजन्स क्या है वो बता दूंगा, रेंसिडिटी क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी कि कौन कौन सी रिएक्शनें हो रही हैं केमिकल्स के थ्रू एंड कौन कौन सी इक्वेशंस है। ठीक है। एक और से बोल सकते हैं ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। अगर देखो कोई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो कोई नवा बॉन्ड बनता भी है, फॉर्म भी होता है। देखो डेफिनेशंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जो जिसमें कोई नवा सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, कोई नवा चीज़ फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, नवी होगी। जैसे हम बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब हम ना मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि वाइड ऑर्डर है। ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और भी आपके बुक में एग्जांपल दिया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी दूध को ना अगर हम अब इस टाइम पे छोड़ देंगे, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, दूध कुछ घंटों बाद क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब होगा, यानी कि उसमें ना कुछ एक टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है एंड कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, वो ख़राब हो जा रहा है। ठीक है। एक नोट बना के लिखिएगा। नोट में आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान से। द मैग्नीशियम रिबन्स विच वी यूजली हैज कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हम मैग्नीशियम रिबन्स को जो यूज करते हैं ना, वो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है। उसके सरफेस पे विच इज फॉर्म बाय स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट, सो बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर के थ्रू उसको हम रब कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, बर्न हो जाए। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रेडली कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर। ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, इजीली वो बर्न हो जाएगा, वो इजीली ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ओके। तो ये था। इसके बाद हम देखते हैं ना, देखो मैंने भी बताया एनसीईआरटी में साथ साथ में लेके चलूँगा। अब इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखो जो केमिकल रिएक्शंस होगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें उसकी एक स्टेट चेंज हो जाएगी, उसके कलर चेंज हो जाएगा, उसमें से कोई गैस बाहर निकलेगा और कोई टेम्परेचर में भी उसमें चेंज आता है। तो चलो इसको हम डिफाइन करते हैं वन बाय वन करके, अच्छे से करेंगे। इसमें क्या है, देखो पहले क्या हम देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई ना कोई इसमें से तो गैस निकलेगी। देखो जैसे हम जिंक है ना, जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसमें से जिंक सल्फेट और H2 बनता है। इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट है। इसमें जब हम जिंक ऐड करते हैं ना, जब जिंक को हम ऐड कर देंगे तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर फॉर्म होगा। ओके, ये बस बोला गया। द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज करेक्टराइज्ड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बस एवोल्यूशन ऑफ गैस बोला था, ये हो गई इसकी पहला पॉइंट। देन सेकंड में क्या बोला है, फॉर्मेशंस ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो कुछ ना चीज़ जो अगर मान लो कोई रिएक्शंस करा रहे हो, वो अगर मतलब कंप्लीटली उससे उसके साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, वो क्या होता है, नीचे बॉटम में जाके ना कोई बीकर है,
बीकर के बॉटम में जाके वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जो जमा हुआ पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। वही बोला है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट इज characterized by the formations of a yellow precipitate of lead iodide। देखो जब लेड नाइट्रेट को हम ना अगर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा जो कि येलो पीपीटी होता है, एंड क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। देखो पीपीटी आ गया ना, पीपीटी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो ये आपको एक एक रिएक्शंस याद कर लेना है, ठीक है, ताकि अगर अगर मान लो इसकी डेफिनेशन आ जाए और आपको लिखना भी आ जाए। चेंज इन कलर, देखो कलर भी तो चेंज होगा ना, अगर कितने बार क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कलर भी चेंज होता है। इसका देखते हैं क्या है, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सिट्रिक एसिड हो गया एंड पर्पल कलर पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। देखो इसमें कलर भी चेंज हो रहा है, पर्पल से किस में हो जा रहा है, वो कलरलेस में हो जा रहा है। देखो पहले पर्पल में था, अब किस में हो गया, ये कलरलेस हो गया। इसमें कलर भी चेंज हो रहा है, ये एक टाइप का क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें। टेम्परेचर में तो चेंज हो गई। देखो क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, चूना लेते हैं, अगर देखो अब चूना देखे होगे, अगर उसमें पानी अगर मिक्स कर देते हैं, उसका टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है ना। देखो द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, जब क्विक लाइम एंड वाटर को जब आपस में अगर रिएक्ट कराएंगे तो एक स्लैक लाइम फॉर्म होगा, ठीक है। करेक्ट, यही है क्या है, ये एग्जांपल है, मतलब एक डेफिनेशन है चेंज इन टेम्परेचर का। उसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। काफ़ी हीट होता है, अगर आपने देखा होगा, आप कहीं से चूना लेके आओ, ठीक है, आपकी मार्केट में मिल जाएगा, 10 रुपये का चूना लो, उसको पानी में डाल दो, ठीक है, प्लास्टिक मत डालना, वरना तो मतलब मेरे ख्याल से प्लास्टिक पिघल जाएगा। कोई मतलब ऐसी जगह रखना ताकि वहाँ पे अगर पिघले फिर कुछ ना हो, ठीक है। काफ़ी हीट हो जाएगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसमें हीट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब तीसरा क्या, चौथा देखो, पांचवा क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का the combustion reactions of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas। जो हम कैंडल को जब बर्न करते हैं क्या होता है, पहले वो किस में चेंज होगा, पहले लिक्विड में चेंज हो जाएगा, देन वो सीधा गैस में हो जाएगा। तो ये था चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। इसके बाद देखो क्या आएगा, केमिकल इक्वेशंस, यानी कि ये रहा केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो कितने बच्चे कितने आलसी होते हैं। जैसे उनको बोलो ना मैग्नीशियम लिखना है, बस भाई वो MAG, फिर मतलब ये लिखना काफ़ी ज़्यादा औखा हो जाएगा, एंड ये भी ज़्यादा औखा हो जाएगा। इसलिए हम इसको केमिकल इक्वेशन लाए, ताकि हम इसको सिंपलेस्ट, यानी कि इसको सिंपलेस्ट वे में इसको हम लिख पाए, ठीक है। जो भी रिएक्टेड होगा और प्रोडक्ट होगा उसको हम सिंपलीफाई में उसको लिख पाए। जैसे अगर मैग्नीशियम लिखना होगा तो मैं सीधा उसको Mg लिख दूंगा, ऑक्सीजन लिखना होगा उसको हम O2 लिख दूंगा, देन सीधा मैं लिख दूंगा Mg और बोल लिख दूंगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए हमें लाना पड़ा कि इसको केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया भी है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस, यानी कि हमें केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है। देखो Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO। ओके, यही बस इसमें केमिकल इक्वेशंस में आपको यही बताया गया। इसमें आपको क्या बोला है ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, इस वाले थ्योरी में इसने ये बोला है ना। देखो एक बार मैं दोबारा पढ़ाना चाहूँगा कि देखो जितना जितना चीज़ रिएक्टेंट साइड पे होगा, रिएक्शंस के बाद वही चीज़ प्रोडक्ट साइड पे भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा मिल गया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम मिल गया। जितना अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना राइट हैंड साइड में होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं अपनी ओर से कोई थ्योरी नहीं दे रहा, ये इन्हीं भाई साहब ने बोला है। चलिए पढ़ते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखना, हैज टू इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, यानी कि जितना प्रोडक्ट में होगा उतना रिएक्टेंट साइड होगा। इन द अदर वर्ड बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। हैंस वी नीड ए बैलेंस केमिकल बैलेंस ए स्कैटर्ड केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं इसको, ध्यान देना। अगर कोई अनबैलेंस, देखो हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्कैटर्ड केमिकल इक्वेशन। स्कैटर्ड यानी कि अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी। आप 1.2 में ये देख सकते हो। ओके, देन इसलिए हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें। पहला मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप कोशिश करें, यहाँ पे जिंक एक है तो यहाँ भी एक होना चाहिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो यहाँ भी दो होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन चार है यहाँ भी ऑक्सीजन चार होना चाहिए, यहाँ पे सल्फर एक है यहाँ भी सल्फर एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सो बिक रहा है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये चार ही एलिमेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक एक है तो राइट हैंड साइड पे भी जिंक एक होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो होना चाहिए। अगर इधर एक है इधर एक होना चाहिए सल्फर, ऑक्सीजन यहाँ चार है तो यहाँ भी चार होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, देखो ये बैलेंस है, पहले से इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप मतलब देखो, अगर इधर एक है उधर भी एक लगाओ, दो है दो लगाओ। ठीक है, और मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, आप उसको देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। काफ़ी मैंने इजी वे से उसको समझाया है। इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था पहले ना, आप अभी मैं थोड़ा सा उसमें हिंट देना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। बस मैंने यहाँ पे यही सब बताया है जो मैंने अभी आपको समझाया, आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन मैंने बताया था, क्या पहले ही बताया था, बता देता हूँ। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे ना, सबसे पहले मेटल को, यहाँ मैंने लिखा भी है, दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। जितने भी मेटल आ गए, अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा हो गया, क्योंकि अभी आप 10th में हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो फिर तो आपको दिक्कत होने वाली है, अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, उसमें तो पहले ही बता देते हैं भाई मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देख के पता लगेगा मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। जितने भी मेटल है ना, जितने भी मेटल है पीरियोडिक टेबल में, आप देखो सबसे पहले उसको बैलेंस करना। अगर वो पूरा बैलेंस हो जाए तब आप जंप करना नॉन मेटल पे। किस पे जंप करना, नॉन मेटल पे। अगर नॉन मेटल बैलेंस हो जाए फिर जंप करना मेटल पे, देखना फिर दोबारा चेक कर लेना मेटल बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए तब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। देखो जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए फिर फर्स्ट से चेक करना, फिर किससे चेक करना, फर्स्ट से चेक करना, यानी कि मेटल बैलेंस है। ठीक है, फिर नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, जब तीनों बैलेंस हो जाएगा फिर हाइड्रोजन को चेक करना, फिर हाइड्रोजन को क्या कर देना, बैलेंस कर देना। ठीक है, ये था थ्योरी, यानी कि ये ऐसे आपको क्या करना है। माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं कैमरा क्यों बंद हो गया था। तो मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। अगर मेटल पूरा बैलेंस हो जाएगा देन हम जंप करेंगे नॉन मेटल की ओर। नॉन मेटल बैलेंस होगा देन हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें लिखा है कार्बन C+O2 क्या बनेगा, CO2। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी भी लैग हो रहा है मेरा फ़ोन, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। C+O2 क्या बना, CO2। ओके, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ना और राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे कितना है, दो है। तो क्या बैलेंस है ये, है कि नहीं, बैलेंस है बिल्कुल। C+O2 क्या बना, CO2, दोनों के दोनों बैलेंस है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आ गया, अपने बैलेंस करा करा दे दिया। H2+O2 बन गया H2O। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दो है, यहाँ पे दो है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो मैं क्या ऑक्सीजन के आगे दो लगा दूँ। ठीक है, क्या लगा दूँ, दो। आपने तो पहले बोला था पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। आप पहले ही हाइड्रोजन क्यों चेक कर रहे हो भाई, आप पहले ऑक्सीजन देखो ना। चलो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ कितना है, दो है, आगे लगा देता हूँ दो। हाँ, आगे लगाना है आपको, गलती बच्चे करेंगे, पता है कहाँ करेंगे, वो अपने आप को मतलब उनको नहीं पता होता है, वो दो यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, सबसे आगे लगाना है, सबसे आगे लगाना है। अगर आगे लगा देंगे, ये जो दो है ना, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और जो ये जो आपस में होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो टू जा फोर, यानी कि अब हाइड्रोजन की जो संख्या हो गई ये राइट हैंड साइड में फोर हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, दो है। अगर इसको फोर बनाना है आगे क्या लगाना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। दो तो कितना हो गया, चार, इधर भी चार है, इधर भी चार है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, इधर भी क्या है, दो है। अब ये क्या बैलेंस हो गया। इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सारा का सारा बैलेंस करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते लगे हाथ।
देखो Fe है प्लस H2O है, क्या बन रहा है भाई, बन रहा है ये Fe3O4 प्लस H2। पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल यानी कि आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आयरन को मैं लगा देता हूँ 3। ओके, अब मैं बैलेंस करूँगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 1 है, इसके आगे लगा देता हूँ 4। ऑक्सीजन 4 हो गया, ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पे लगा दो 4, यानी कि 4 दूनी 8 है ना यहाँ पे, है ना। देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना था, 2 ही था, और ये 4 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ये फिर क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है, ये भी आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये हो गया बैलेंस। ऐसे ही आपको बैलेंस करना है, यानी कि आपको डिटेल में देखना है ना, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वीडियो लेक्चर पिछला भी देखना होगा। तो ये था बैलेंस कैसे करें किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, हाँ अब ये आ जाएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो कितने टाइप्स की होती हैं। पहला आता है कम्बिनेशन रिएक्शंस। ये क्या होता है, ये वो रिएक्शन होते हैं ना जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे C+O2 क्या बनाए, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिल के आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा, कम्बिनेशन रिएक्शंस। अगला आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन क्या है, इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। देखो, दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, कोई एक सब्सटेंस है, यानी कि मान लो CO2 है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एक और से कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ये रिवर्स होता है किसके, कम्बिनेशंस रिएक्शंस के क्या होता है, ये रिवर्स होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अब इसमें देखो क्या है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इसमें और ये CO2 में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो इन दोनों सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस बोलते हैं। बस ये एक एग्जाम्पल दी आपके बॉडी में, आपको करने की लोड नहीं है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, कोई एक हाई रिएक्टिव जो देखो फिर मेरा फ़ोन से यार क्या बताऊँ मैं, शिट। हाँ देखो, इसमें क्या होता है, कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये देखो जिंक जो है हाई रिएक्टिव है, अब मुझे कैसे पता ये जो जिंक है हाई रिएक्टिव है, कॉपर है लो रिएक्टिव है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज करना पड़ेगा। वो कहाँ लिखा है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा होता है। मिल गया तो अभी बता देता हूँ भाई, लगे हाथ, ये भी देख लो। रिएक्टिविटी सीरीज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या है, सबसे जो हाई रिएक्टिव होता है के मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मरकरी, इसके बाद ये क्या है, सिल्वर, ये क्या है, गोल्ड। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको याद करना है। सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ये लो होता जाएगा। याद कैसे करना है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ऐसे आपको क्या करना है, इसको याद करना है। कैटरीना से पोटेशियम आ गया, ने से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगे से मैग्नीशियम, अल्टो से एल्यूमिनियम, जैन से जिंक, फरारी से आयरन, फिर भी से लीड, हाई से एच यानी कि हाइड्रोजन, क्यू से कॉपर, मिली से मरकरी, सिल्वर से यानी कि एजी सिल्वर बोलते हैं, ओडी से गोल्ड। ऐसे आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है, ये आपको ध्यान में होगा। यही मैं बता रहा था, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखो इसमें क्या है, जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है। जिंक इसको क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा के खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा बाहर हो गया। Those reactions in which one element takes the place of another elements in a compound, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स का
क्या कर लेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और उसके जगह पे आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। दो सब्सटेंस इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसमें आएगा, अब इसके बाद आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें ना देखो, कोई दो कंपाउंड है, एक ये और एक ये, इसमें क्या होगा ना, ये आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। जो Ag यानी कि सिल्वर है, ये Cl के पास आ जाएगा, जो सोडियम है ये NaNO3 के पास आ जाएगा, बस ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अगर इसके पास अगर Ag आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AgCl। अगर ये NO3 के पास पहले Ag था, अब इसके पास अगर Na आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। इसको कैसे बोलेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट होते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं, आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, दो नवा कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कहानी। आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या आ गया, अब इसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। हाँ, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, जो इसके आने वाले लेक्चर्स में है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, जहाँ तक हमने समझा उसको भी हम देखेंगे। तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, हमने स्टार्ट किया तो अच्छे से समझाएंगे भी। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।